हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं बात कर रही थी लाइबिलिटी अंडर टॉर्ट। तो जो लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, इसमें हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट वीडियो वाइकेरियस लाइबिलिटी के को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, हमने वहाँ पर डील कर लिया था कि एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी किस रिलेशनशिप्स में वो आपका कंडीशन आपके वाइकेरियस लाइबिलिटीज़ की अराइज होती हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम जो वेरियस रिलेशनशिप थे ना, जो हमने पढ़े थे, जैसे प्रिंसिपल, इसमें मेन जो रिलेशनशिप है जिसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होती है, वो होती है जैसे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, एंड मास्टर एंड सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशनशिप। तो इनको हम ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो ये है आपका जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। दिस इज़ जनरल, नॉट जनरल, दिस इज़ द लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट पार्ट सेकेंड। इसमें हम विकैरियस लाइबिलिटी किन किन रिलेशनशिप में अराइज होती हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब हम पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का। एन एजेंट इज अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। Therefore, if an agent does any wrongful act in the course of his employment, then the principal will be held liable for the acts committed by the agent. तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए कि एजेंट कौन सा पर्सन होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट करता है। तो इसलिए अगर एजेंट कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, अगर एजेंट कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो प्रिंसिपल जो है उसको लायबल ठहराया जाएगा। किस चीज़ के लिए? जो एजेंट है उसके एक्ट के लिए, जो एजेंट ने एक्ट कमिट किया है उसके लिए उसे लायबल ठहराया जाएगा। Here both principal and agent shall be held liable, thus their liability is joint and several. तो यहाँ पर क्या है आपका कि प्रिंसिपल और एजेंट दोनों को ही लाइबल ठहराया जाएगा, और उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट लाइबिलिटी होती है, साथ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। ये जो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं किसी और वीडियो में बहुत डिटेल से समझाऊंगी। बस ये आप ही समझ लीजिए कि जॉइंटली मतलब बोलते नहीं है, मिलजुल कर उनका जो भागीदारी है, उसमें भागीदारी को दिखाता है कि भाई हाँ, उसका अगर एक रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कंडीशन इन विच एजेंट परफॉर्म सम एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल बट दैट एक्ट फेवर्स द प्रिंसिपल, but that acts favors the principal. In that case also, principal will be held liable as that agent acted for principal's benefit. तो मान लीजिए कि कभी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो जाती है, वेट अ मिनट, कभी देखिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर क्या है कि एजेंट जो है वो कोई एक्ट परफॉर्म करता है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है प्रिंसिपल की एब्सेंस में। किसमें? प्रिंसिपल की एब्सेंस में कोई एक्ट वो परफॉर्म कर रहा है, बट वो जो एक्ट है ना, जो भी आपका एजेंट का एक्ट है, वो फेवर करता है प्रिंसिपल को, मतलब प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए वो एक्ट किया जा रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, इससे मतलब नहीं है कि एजेंट का जो एक्ट है उससे प्रिंसिपल अवेयर है कि अनअवेयर है। तो इसको दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल की एब्सेंस में एजेंट कोई एक्ट परफॉर्म करता है, बट वो एक्ट आपका फेवर करता है किसको? प्रिंसिपल को। तो उस केस में भी आपका जो प्रिंसिपल होगा उसे लायबल ठहराया जाएगा एजेंट के एक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक्ट जो किया गया था वो प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए किया गया था। अब इसमें जो दो केस लॉज हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। तो इसमें क्या होता कि आपका जो मिसेस लॉयड थी, ठीक है ना, मिसेस लॉयड जो थी, उसके पास में ना 2 कॉटेजेस थे। क्या थे उसके पास में? 2 कॉटेजेस थे। पर उससे जो इनकम आ रही थी ना, कॉटेजेस से जो इनकम आ रही थी, वो उससे सेटिस्फाई नहीं थी। तो इसके लिए उसने क्या करा? उसने अप्रोच किया ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी के ऑफिस में, ठीक है ना, और उनसे ना राय मांगी, ठीक है ना, उनको कंसल्ट किया अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो वहाँ का जो मैनेजिंग क्लर्क था, ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का जो मैनेजिंग क्लर्क था, ठीक है ना, उसने उसको अटेंड किया और उसको एडवाइस की कि भाई वो अपनी ये जो कॉटेजेस हैं उनको बेच दे और किसी अच्छे तरीके से, मतलब किसी दूसरी जगह इसको इन्वेस्ट करे इस पैसे को। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि शी वॉज आस्क्ड टू साइन 2 डॉक्यूमेंट्स। वही जो क्लर्क था उसने क्या कहा? उन्हें
2 डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए कहा, ठीक है ना। और क्या बताया गया उसको, मतलब भाई क्या बताया गया कि ये सेल डीड है। क्या है ये? सेल डीड है, ठीक है ना। जबकि डॉक्यूमेंट जो उसने साइन किए थे वो क्या थे? गिफ्ट डीड्स। क्या थे? गिफ्ट से, मतलब लेडी को नहीं पता था कि वो कौन से डॉक्यूमेंट साइन किया। सेल डीड बोल के गिफ्ट डीड साइन करवा दी। और ये गिफ्ट डीड जो थी वो मैनेजिंग क्लर्क के नाम थी, जो उस कंपनी का मैनेजिंग क्लर्क था उसी के नाम थी। बाद में क्या करा उस क्लर्क ने? उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया, और मतलब उसको प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके और उसका जो पैसा वगैरह मिला, ठीक है ना, जो भी उससे अमाउंट वगैरह मिला उसको मिस अप्रोप्रिएट किया, मतलब अपने बेनिफिट के लिए जो भी लगाया उसने, ठीक है ना। तो ही हैड एक्टेड सोरली फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। यहाँ पर जो मैनेजिंग क्लर्क था उसने सोरली अपने बेनिफिट के लिए ये काम किया था, बिना अपनी प्रिंसिपल के नॉलेज के लिए, ठीक है ना। मतलब जो कंपनी के जो मालिक थे, जो प्रिंसिपल थे, उनकी नॉलेज के बिना उसने ये काम किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया? इट वॉज हेल्ड दैट सिंस द एजेंट वॉज एक्टिंग इन कोर्स ऑफ हिज एपरेंट और ऑस्टेंशिबल अथॉरिटी। तो ये यहाँ पर ये हेल्ड किया गया क्योंकि एजेंट जो है वो किसी अथॉरिटी, मतलब कंपनी की अथॉरिटी के अंडर वो काम कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल को इस फ्रॉड के लिए लायबल ठहराया गया। इसी के साथ में एक और केस था ऐसा ही थोड़ा सा। वो केस क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। यहाँ पर क्या था कि जो प्लेंटिफ था ना, प्लेंटिफ का जो हस्बैंड था, मतलब भाई जिसने कंप्लेंट फाइल की होगी वो प्लेंटिफ हो गया। तो प्लेंटिफ का जो हस्बैंड था ना, उसने क्या करा? अपना एक फ्रेंड था, ठीक है ना, एक फ्रेंड था जो कि बैंक में, मतलब जिस बैंक के खिलाफ डिफेंडेंट बैंक जो था उसमें क्या था? एम्प्लॉय था। यहाँ पर क्या है? मान लो जैसे ए है प्लेंटिफ, ठीक है ना, बी क्या है? फ्रेंड। क्या है ये? फ्रेंड। और सी क्या है? कोई बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था? हाँ, यहाँ का जो ए है ना, ए मतलब जो प्लेंटिफ है उसके हस्बैंड ने, ठीक है ना, उसका जो हस्बैंड था ना, उसने अपने फ्रेंड बी को क्या करा? उसने कुछ अमाउंट दिया और कुछ चेक्स दिए, ठीक है ना, कि भाई जाके कहाँ पर जमा कर देना? बैंक में जमा कर देना, फाइन, सी बैंक में जमा कर देना। अब ये जो बी था ना, ये सी बैंक में एम्प्लॉय था। बी जो था वो सी बैंक में एम्प्लॉय था। अब क्या हुआ? नो प्रॉपर रिसिप्ट फॉर द डिपॉजिट वॉज ऑब्टेन्ड, द बैंक एम्प्लॉय मिस अप्रोप्रिएटेड द अमाउंट। तो यहाँ पर क्या था कि जो आपका बी था ना, जो कि बैंक का एम्प्लॉय भी था और ए के हस्बैंड का फ्रेंड भी था, उसने उस अमाउंट को ना मिस अप्रोप्रिएट करा। उसने उसकी कोई रिसिप्ट भी प्लेंटिफ को नहीं दी। तो बाद में क्या हेल्ड किया गया? It was held by the Supreme Court that the employee, when he committed the fraud, was not acting in the scope of bank's employment. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हेल्ड किया गया? सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया गया कि जब आपका फ्रॉड कमिट हुआ तो जो एम्प्लॉय था ना, वो बैंक के एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। बैंक के स्कोप में जो मतलब बैंक के एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहा था, वो अपनी प्राइवेट से मतलब कैपेसिटी में काम किया उसने। कैसे प्राइवेट कैपेसिटी में काम किया? क्योंकि वो जो डिपॉजिटर था ना, मतलब जो ए प्लेंटिव जो थी, उसका हस्बैंड का फ्रेंड भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, भाई ए के हस्बैंड ने भी विश्वास करके उसे दे दिया, ठीक है ना, विश्वास करके उसको दे दिया। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट बैंक है उसकी कोई भी गलती नहीं होगी और वो उस फ्रॉड के लिए लायबल नहीं होंगे। आई होप ये केस समझ में आया होगा। ये केस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो प्लेंटिफ था उसके हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को, ठीक है ना, अपने फ्रेंड बी को, जो कि एक बैंक में क्या था? एम्प्लॉय था, उसको कुछ अमाउंट और चेक दिया कि भाई ये बैंक में जाके जमा कर देना। बट बी ने क्या करा? उस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं करा, ना ही उसकी कोई रिसिप्ट दी। बाद में प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया बैंक के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके लिए बैंक लायबल नहीं है, क्योंकि भाई ए के हस्बैंड ने विश्वास करके एज अ फ्रेंड उसको दिया कि भाई तू जाके करा देना। तो उस समय वो बैंक के एम्प्लॉयमेंट की तरह या बैंक के एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा था। तो फ्रॉड के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि बैंक। अब एक और केस है, इसमें केस लॉ है, इसे पढ़ लेते हैं। त्रिलोक सिंह वर्सेस कैलाश भारती। त्रिलोक सिंह वर्सेस कैलाश भारती। देखिए इसको काट देते हैं, ये 3 ऐसे ही आ गया लिखा हुआ। Now, while the owner of the motorcycle was outside the country, his brother took the motorcycle without his knowledge or permission and caused the accident. तो यहाँ पर क्या था?
यहाँ पर आपका कोई मोटरसाइकिल का ओनर है, वो किसी दूसरी कंट्री में रहता है और उसने उसके छोटे भाई ने क्या करा, उसकी परमिशन के बिना, उसकी नॉलेज के बिना क्या करा उसने कि मोटरसाइकिल ले ली और उसकी वजह से क्या हुआ, मोटरसाइकिल ड्राइव करी और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया। तो ये हेल्ड किया गया कि जो यंगर ब्रदर है ना, कुड नॉट बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ द मोटरसाइकिल। ये जो यंगर ब्रदर था उसको जो मोटरसाइकिल का जो ओनर था ना, मोटरसाइकिल का जो ओनर था उसको मतलब मोटरसाइकिल के ओनर जो है उसका एजेंट नहीं था उसका यंगर ब्रदर। मतलब उसके यंगर ब्रदर को मोटरसाइकिल ओनर का एजेंट नहीं माना जा सकता। एंड द लेटर कुड नॉट बी वाइकैरियसली लाइबल फॉर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो मोटरसाइकिल का ओनर है वो वाइकैरियसली लाइबल नहीं होगा एक्सीडेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप से जो रिलेटेड मैंने केस लॉ बताया आपको। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो, द रिलेशनशिप एज बिटवीन पार्टनर्स इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये आपका जो बोलते नहीं है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशनशिप भी ऐसी होता है जैसे कि प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। फॉर द टॉट कमिटेड बाय एनी पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, all the other partners are liable therefore to the same extent as the guilty partner। तो मान लीजिए कि आपका के जो भी आपका बोलते नहीं है फर्म जो है, फर्म के बिजनेस को परफॉर्म करते हुए अगर किसी भी एक पार्टनर ने कोई रॉन्ग कमिट किया है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना। मतलब जिसने रॉन्ग कमिट किया है वो तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ में आपका जो पार्टनर्स होंगे वो भी आपके लायबल होंगे। तो यहाँ पर भी आपका लाइबिलिटी कैसी होती है, यहाँ पर भी लाइबिलिटी आपकी जॉइंट एंड सेवरल होती है। अब इसकी हम जो केस लॉज की बात करते हैं, तो केस लॉ में आपका यहाँ पर एक है आपका हैमलिन वर्सेस हॉस्टन केस में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था कि दो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स में से एक जो पार्टनर था उसने प्लेंटिफ को क्या करा, जो प्लेंटिफ है ना, प्लेंटिफ को नहीं, प्लेंटिफ के जो क्लर्क है ना उसको ब्राइव करा, ठीक है ना, ब्राइव करा। और ये ब्राइव क्यों करा, ताकि वो जो प्लेंटिफ का क्लर्क है वो प्लेंटिफ की कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो उसको दे सके। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि दोनों पार्टनर जो हैं वो इस टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। तो जब हम मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ज़्यादातर यही पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। बाकी पता आपको सब चीज़ होना चाहिए, है ना, जितना मुझे पता है और जितना मैं कोशिश करूँ कि ताकि आपको शॉर्ट में समझा सकूँ, बट शॉर्ट की जगह थोड़ा लॉन्ग ही हो जा रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट फिर करते हैं हम आपका मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। तो सर्वेंट कौन होता है आपका, सबसे पहले आपका सर्वेंट होता है, सर्वेंट इज़ वन हु फॉलोज द ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मास्टर इज़ वन हु गिव्स ऑर्डर। ये तो एक तरीके से सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सर्वेंट कौन है, जो ऑर्डर फॉलो करेगा, मास्टर कौन है, जो आपका ऑर्डर देगा। दीज ऑर्डर्स टू बी ओबेड बाय दी सर्वेंट, और जो भी ऑर्डर आपका मास्टर देगा वो आपका सर्वेंट ओबे करेगा। सो इट इज़ अज्यूम्ड दैट द वर्क डन बाय द सर्वेंट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मास्टर। तो ये आपका अज्यूम किया जाता है कि आपका सर्वेंट जो भी काम कर रहा है वो आपका किसके कंट्रोल में है, मास्टर के कंट्रोल में है। दिस लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू मैक्सिम। तो ये जो आपकी मास्टर की लाइबिलिटी होती है सर्वेंट के एक्ट के लिए, ये दो मैक्सिम्स में डिपेंड करती है, या हम कह सकते हैं कि ये अपनी अथॉरिटी डिराइव करती है दो मैक्सिम से, इनसे इनको और अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये दो मैक्सिम कौन सा है, पहला मैक्सिम है आपका क्यू फेसिट एलियम फेसिट पर्सी, क्यू फेसिट एलियम फेसिट पर्सी। इसका मतलब होता है आपका ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर, he who does an act through another is deemed in law to do it himself। मतलब वो पर्सन जो कोई एक्ट करता है किसी दूसरे के ज़रिए, मतलब किसी दूसरे के ज़रिए कोई एक्ट करता है तो ये माना जाएगा कि ये वो एक्ट उसने खुद किया है, मतलब खुद नहीं किया, वो काम करवाया है किसी से, तो ये माना जाएगा कि वो काम उसने खुद किया है। और इसका मतलब क्या हो सकता है, इट मीन्स दैट वेन एवर अ पर्सन गेट समथिंग डन बाय अनदर पर्सन देन द पर्सन इज व्यूड टू बी डूइंग सच एन एक्ट हिमसेल्फ।
मतलब जब कोई पर्सन कोई काम किसी दूसरे पर्सन से करवाता है तो ये माना जाता है या ये देखा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो काम उसने खुद ही किया है। दूसरा मैक्सिम जो है वो है आपका रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर जो है इसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल लायबल, मतलब जो प्रिंसिपल है ना, जो लायबल है उसको, प्रिंसिपल जो है उसको हम सुपीरियर मानते हैं और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। इसका मतलब होता है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट द सुपीरियर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय हिज सबऑर्डिनेट। मतलब जो बोलते हैं नहीं, अगर कोई सबऑर्डिनेट्स कोई एक्ट करते हैं तो उसके लिए उसके सुपीरियर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं कि रीज़न फॉर लाइबिलिटी ऑफ मास्टर्स। मास्टर की लाइबिलिटी के रीज़न क्या है, कि तो क्या माना जाता है, क्या एज्यूम किया जाता है। देखिए एक तो ये एज्यूम किया जाता है कि द एक्ट एन एक्ट विच इज़ कमिटेड बाय सर्वेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी डन बाय मास्टर through him, and therefore in the law taught it is assumed that if any wrong is done by servant it has been committed by his master indirectly। तो इसका एक कारण ये है, एक रीज़न मास्टर को लायबल ठहराने का ये है कि ये माना जाता है कि सर्वेंट जो भी काम कर रहा है वो अपने मास्टर के लिए कर रहा है ना, और उसी की डायरेक्शंस के हिसाब से कर रहा है। तो ये माना जाता है कि अगर वो कोई गलती करता है तो उसके लिए, इसका मतलब है कि जो गलती उसने की है वो मास्टर के कहने पे की, उसके ऑर्डर्स पे की, और उसने कोई रॉन्ग कमिट किया है तो इसका मतलब मास्टर ने वो रॉन्ग कमिट किया है इनडायरेक्टली। दूसरा रीज़न क्या होता है कि द मास्टर इज़ इन बेटर फाइनेंशियल पोजीशन एज कंपेयर टू हिज सर्वेंट, एंड दस इन केस ऑफ एनी लॉस caused by the tortious act of the servant, the master is better suited to pay off the damages to the victim of the act। और दूसरा रीज़न क्या देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये माना जाता है कि भाई जो सर्वेंट है जो भी एक्ट कर रहा है वो मास्टर के कहने पे कर रहा है और मास्टर के ऑर्डर्स के हिसाब से कर रहा है, तो इसका मतलब जो सर्वेंट एक्ट कर रहा है वो, इसका मतलब मास्टर उस एक्ट को इनडायरेक्टली कर रहा है। दूसरा रीज़न होता है कि ये माना जाता है कि आपका जो मास्टर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सर्वेंट से ज़्यादा अच्छी होती है, सर्वेंट से अच्छी होगी तभी तो मास्टर मास्टर है वो, है ना। तो ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए कि जो सर्वेंट है वो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है ना, सर्वेंट कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है तो जो मास्टर है ना वो आपका एक तरीके से बेस्ट सूट करता है कि भाई उसके लिए, अगर देखिए सर्वेंट है, सर्वेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करा, उसकी वजह से किसी को डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, है ना, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, विक्टिम को भरपाई कौन करेगा, सर्वेंट तो कर नहीं सकता क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। तो मास्टर की फाइनेंशियल कंडीशन सर्वेंट से अच्छी होती है तो माना जाता है कि वो उसको फिर विक्टिम को कंपनसेट करेगा। तीसरा होता है कि द बेनिफिट फ्रॉम सर्वेंट्स एक्ट इज़ एंजॉयड बाय द मास्टर। ये माना जाता है कि जो सर्वेंट का जो भी एक्ट है उसका बेनिफिट कौन ले रहा है, मास्टर ले रहा है। तो जब बेनिफिट ले रहा है मास्टर, तो अगर सर्वेंट के एक्ट की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर आनी चाहिए, मास्टर के ऊपर आनी चाहिए। तो ये 3 रीजंस हो गए कि क्यों आपका जो मास्टर है उसको लायबल ठहराया जाता है। अब अगर हम बात करें एसेंशियल कंडीशंस फॉर होल्डिंग अ मास्टर लायबल फॉर सर्वेंट्स टॉर्शियस एक्ट, कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं कि जिसकी वजह से मास्टर को लायबल ठहराया जा सकता है सर्वेंट के टॉर्शियस एक्ट के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन होती है देयर मस्ट बी अ रिलेशन ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। सबसे पहले क्या है कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर और सर्वेंट का। फिर दूसरा कि जो भी टॉर्ट कमिट हुआ है वो किसने किया हो, सर्वेंट ने किया हो। तीसरा कि सर्वेंट ने जो भी टॉर्ट कमिट किया है वो कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट में किया हो, कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, या कि अपने बोलते हैं ना अपनी ड्यूटी के अंतर्गत किया हो। ओके, तो इसमें देखिए एक डेफिनेशन आती है, ये थोड़ा सा इसका सेटिंग बिगड़ गई है, चलिए कोई नहीं। अब बात करते हैं कि जैसे आपका सेलमेंट जी जो थे, सेलमेंट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, उससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अ रॉन्गफुल एक्ट इज सेड टू बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेलमेंट जी के हिसाब से कोई भी रॉन्गफुल एक्ट माना जाता है कि वो उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्म किया है अगर इट इज़ ऑथराइज बाय द मास्टर, अगर वो एक्ट मास्टर ने ऑथराइज करा है, या फिर इट इज़ परफॉर्म्ड
इफ़ परफॉर्म द एक्ट इन रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज मैनर बट द एक्ट वॉज ऑथराइज बाय द मास्टर। कि अगर मान लीजिए कि मतलब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब माना जाएगा, कि अगर जो एक्ट है वो किसने ऑथराइज किया है, मास्टर ने। और दूसरा कि वो एक्ट आपका एक्ट जो है सर्वेंट ने परफॉर्म किया रॉन्गफुल और अनऑथराइज मैनर में किया, बट मास्टर ने उसे ऑथराइज किया, तो भी वो माना जाएगा कि वो आपका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्म किया गया है। अब देखिए कि व्हेन इज़ द मास्टर लायबल, कब कब जो मास्टर है वो लायबल हो सकता है सर्वेंट के टॉर्शियस एक्ट के लिए। नंबर 1, वेयर द रॉन्ग कॉज्ड वॉज द नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ सर्वेंट्स एक्ट। अगर मान लीजिए ए और बी, अगर मान लीजिए बी जो है वो क्या है, सर्वेंट है, और बी ने कोई एक्ट किया है ना, बी ने कोई एक्ट किया ए के बेनिफिट के लिए किया, मतलब या ए के ऑर्डर्स के हिसाब से करा, और उसके जो नेचुरल कंसिक्वेंस आने थे है ना, उसकी वजह से कोई डैमेज हो सकता था, तो उसके लिए आपका ए बी लायबल होगा। दूसरा है आपका वेयर द रॉन्ग कॉज्ड वॉज ड्यू टू सर्वेंट्स एक्ट, जहाँ पर जो रॉन्ग हुआ है वो सर्वेंट की एक्ट की वजह से हुआ है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई, सर्वेंट्स नेग्लिजेंट एक्ट होगा, सर्वेंट्स नेग्लिजेंट एक्ट, नेग्लिजेंट एक्ट मतलब सर्वेंट की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो भी आपका जो मास्टर होगा वो लायबल होगा। तीसरा है वेयर द रॉन्ग कॉज ड्यू टू एक्सेस और मिस्टेकन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लॉफुल अथॉरिटी बाय सर्वेंट। मान लीजिए कि सर्वेंट जो है वो जो उसको लॉफुल अथॉरिटी मिली हुई है उसमें कुछ गलती कर देता है, मतलब अपने एक्ट को परफॉर्म करने में जब कुछ गलती कर देता है या अपनी अथॉरिटी को ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेता है, इसकी वजह से अगर कोई रॉन्ग कमिट होता है तो भी जो मास्टर होगा वो लायबल होगा। तीसरा है वेयर द रॉन्ग इज कमिटेड विलफुली बाय अ सर्वेंट विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग द पर्पस ऑफ द मास्टर। जहाँ पर जो रॉन्ग कमिट हो रहा है ना, जो सर्वेंट ने रॉन्ग कमिट किया है वो विलफुली किया है, मतलब विलफुली किसी बोलते नहीं किसी पर्पस को सर्व करने के लिए उसने रॉन्ग कमिट किया है, ठीक है ना। और ये जो रॉन्ग उसने कमिट किया है, विलफुली रॉन्ग जो उसने कमिट किया है वो मास्टर की किसी इंटेंशन को सर्व करने के लिए किया है, तो उस केस में भी मास्टर लायबल होगा। एंड लास्ट इज वेयर द रॉन्ग इज कॉज ड्यू टू द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ सर्वेंट। जो भी रॉन्ग हुआ है, जो भी मतलब रॉन्ग कमिट हुआ है वो सर्वेंट की फ्रॉडुलेंट एक्ट मतलब फ्रॉड की वजह से, उसका कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट था उसकी वजह से हुआ है, तो भी मास्टर लायबल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आई होप आपको उसमें समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है, आपको हेल्प मिल रही है मेरे वीडियो से, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।